अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान के बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल सब्जेक्टिव नॉलेज बाय सबा। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज mass spectrometry from basic concepts chapter number 1. So without wasting our time, let's start our lecture. जी, mass spectrometry। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री अब टर्म है क्या हमारे पास। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इज अ टेक्निक यूज टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक ऐसी टेक्निक जो कि एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के मैसेज को डिटरमिन करने के लिए यूज होती है, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री कहलाती है। अब किस तरह, ये देख लेते हैं कि किस तरह। by converting atoms or molecules into ions and are separated on the basis of charge to mass ratio। अच्छा जी, अब ये हमारे पास क्या है कि एक ऐसी टेक्निक जो कि एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को उनके एग्जैक्ट मैसेज के थ्रू जो है वो मेजर करती है। अब किस तरह करती है कि एटम्स या मॉलिक्यूल जो हमारे पास सैंपल सब्सटेंस हैं उन्हें आयंस में कन्वर्ट करती है और उसके बाद उनकी चार्ज टू मैस रेशो के अकॉर्डिंग उन्हें सेपरेट कर देती है। तो ये हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है कि जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स के आइसोटोप्स उनके मैसेज जो हैं वो एग्जैक्टली मेजर हों, वो टेक्निक हमारे पास कहलाती है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब जो इंस्ट्रूमेंट इस पर्पज के लिए यूज होता है वो कहलाता है जी मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक है, इसमें यूज होने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास है जी मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब मैस स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक है जी एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा है जी डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर की अगर बात करें तो ये डिस्कवर्ड बाय एस्टन इन 1927। 1927 में एस्टन एक साइंटिस्ट था जिसने स्पेक्ट्रोमीटर को डिस्कवर किया और उसी के नाम पर इसका नेम एस्टन स्पेक्ट्रोमीटर रखा गया। अब इसका पर्पस क्या है, यूज टू आइडेंटिफाई द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करना किस बेसिस पे, इनके एटॉमिक मैसेज की बेसिस पे, यानी पहले उनके एटॉमिक मैस डिटरमिन जो करने हैं, उसके बाद उनके आइसोटोप्स को उसी बेसिस पे आइडेंटिफाई करना। फिर दूसरा है जी हमारे पास डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये यूज़ होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए विच आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ये इसकी स्पेसिफिसिटी है कि जो एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में हमारे पास पाए जाते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में वो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। आगे आ जाता है दी एप्लीकेशंस ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, यानी ये जो स्पेक्ट्रोमेट्री की टेक्निक हम देख रहे हैं जो आइसोटोप्स के एटॉमिक मैसेज को डिटरमिन करने के लिए यूज़ होती है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होती है। अब ये बात की जाए तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ यूज टू डिटरमिन, अब किस चीज़ की डिटर्मिनेशन के लिए ये यूज़ होती है। फर्स्ट है जी नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स, एक एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हमारे पास नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं उस चीज़ को डिटरमिन करती है। दूसरा ये relative isotopic mass and relative abundance of isotopes, आइसोटोप्स के मैसेज और इनकी relative abundance, यानी नेचर में ये कितने अबंडेंट हैं इस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए यूज़ होती है। और तीसरा इसका जो हमारे पास यूज़ है वो क्या है जी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मैसेज डिटरमिन करती है और हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने में हेल्प आउट करती है। यानी इसके मेन जो हैं वो हमारे पास क्या हैं यूजेस कि ये डिटरमिन करती है एलिमेंट्स के आइसोटोप्स
कितने मौजूद हैं हमारे पास, और फिर वो आइसोटोप्स हमारे पास नेचर में कितने अबंडेंट हैं, और लास्ट पे ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी सामने आता है जो हमारी बुक में अगर उन्होंने उसके फार्मूलाज या केमिकल स्ट्रक्चर बना के दिखाए गए हैं तो वो सारे किस तरह हमें पता चलते हैं, थ्रू दिस टेक्निक दैट इज़ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आगे अब हमारे पास ये है जी मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। जो ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास यूज़ होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, ये किन किन पार्ट्स पर डिपेंड करता है। तो ये है जी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। इसके मेन पार्ट्स जो हैं वो फर्स्ट है जी वेपराइजेशन चैम्बर। वेपराइजेशन के नाम से ही ज़हन में आता है कि यहाँ पे वेपर्स बनेंगे। आयनाइजेशन चैम्बर, उन वेपर्स की फिर आयनाइजेशन होगी यानी वो आयंस में कन्वर्ट होंगे। एनालाइजर, एनालाइज किया जाएगा उन्हें। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमीटर यानी आयन कलेक्टर, वो आयंस फिर यहाँ पे कलेक्ट होंगे। डिटेक्टर डिटेक्ट होंगे, एम्पलीफाई उनकी वैल्यू को बढ़ा के हमें दिखाया जाएगा। रिकॉर्डर जहाँ पे वो रिजल्ट जो हैं उसके रिकॉर्ड होंगे। तो ये वो सारे पार्ट्स हैं जिनसे मिलके एक हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर एलिमेंट्स के मैसेज को डिटरमिन करता है। ये डायग्राम शो करवाई गई है। ये हमारे पास ग्लास का एक इंस्ट्रूमेंट होता है यानी शीशे की इसकी ये सारी कवरिंग होती है। ये जो सारा आउटलाइन हमें दिखाई गई है ये हमारे पास सारी ग्लास से बनी होती है। अब ये देखें इसके फंक्शन और जो इसके पार्ट्स हैं वो साथ साथ सारे दिखाए गए हैं। ये फर्स्ट पे है जी नियॉन गैस इनलेट, यानी ये यहाँ पे वेपर्स बनने के बाद इसमें एंटर हुई, फिर हीटेड फिलामेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन बीम के बम्बार्डमेंट से ये आयनाइजेशन इसकी हुई, नेगेटिव ग्रिड में से गुजारा गया तो पॉजिटिव आयंस जो हैं वो वहाँ से नेगेटिव ग्रिड के पास गए। फिर उसके बाद इन स्लिट्स में से होते हुए एनालाइजर यानी जो कि मैग्नेट है उसके पास पहुंचे। यहाँ से होते हुए ये आयन कलेक्टर के ऊपर गए। आयन कलेक्टर ने फिर इन्हें डिटेक्टर के पास भेज दिया। डिटेक्टर पे इनकी डिटेक्शन हुई और फिर इनकी वैल्यूज़ को एम्पलीफाई करके जो इसके साथ सिस्टम कनेक्ट था रिकॉर्डर, वहाँ पे इसके रिजल्ट को रिकॉर्ड कर लिया गया। इसकी डिटेल हम देखते हैं। जो कि फर्स्ट पार्ट था इसका वेपराइजेशन चैम्बर। अब वेपराइजेशन चैम्बर में होता क्या है, सैंपल या सब्सटेंस इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। नाम से पता चल रहा है वेपराइजेशन है तो यहाँ पे वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन एक बात मेन है कि प्रेशर ऑफ दीज वेपर इज केप्ट वेरी लो। इन वेपर्स का जो बने हैं वेपर उस सैंपल के, उनका प्रेशर बहुत ही लो रखा जाता है जो कि है 10⁻⁷ टू 10⁻⁶ टॉर। बहुत ही कम नेगेटिव वैल्यू में, वो भी इतना छोटा इतनी छोटी वैल्यू वाला प्रेशर जो है वो हमारे पास इन वेपर्स का रखा जाता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट जो आता है वो है आयनाइजेशन चैम्बर। आयनाइजेशन चैम्बर में अब क्या होता है, जो वेपर्स बने थे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर थ्रोन अपॉन वेपर्स। जो वेपर्स बने थे हमारे पास उनके ऊपर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स उन पर जो हैं वो थ्रोन अपॉन गिराए जाते हैं। गैशियस एटम आयनाइज्ड। अब वो जो गैशियस एटम यानी वेपर्स जो थे वो आयनाइज हो गए और पॉजिटिव आयन बन गए। पॉजिटिव आयन्स आर फॉर्म्ड। पॉजिटिव आयन हैव डिफरेंट मैसेज, जाहिर है उनके मैसेज डिफरेंट होंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स इन दैम, क्योंकि वो लाजमी तो नहीं है कि एक ही आइसोटोप से मिलके बना है, उनमें उस एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स जो मौजूद हैं उसकी वजह से अब इन पॉजिटिव आयन्स के मैसेज भी डिफरेंट होंगे। अब ये जो डिफरेंट मैसेज वाले पॉजिटिव आयन्स थे, अब इनको सेपरेट करेगा हमारे पास एनालाइजर। Analyzer separate the ion on the basis of their mass to charge ratio in 2 step। 2 स्टेप में अब इन आयंस को सेपरेट करेगा। कौन करेगा जी, ये एनालाइजर करेगा। फर्स्ट स्टेप इसमें कौन सा है, एक्सेलरेशन ऑफ आयंस। आयंस को एक्सेलरेट किया जाएगा। ईच पॉजिटिव आयन हैज इट्स ओन मास टू चार्ज रेशियो। हर एक की अपनी मास टू चार्ज वैल्यू होगी। जाहिर है क्योंकि उनका मास अलग है तो उनकी मास टू चार्ज वैल्यू भी एक दूसरे से अलग होगी। द potential difference of 500 to 2000 volt is applied between
परफोरेटेड प्लेट टू एक्सेलरेट द आयंस। अब वो सुराखदार जो प्लेट उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मौजूद हैं उन पर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो 500 से 2000 वोल्ट्स की अप्लाई की जाएगी, जिससे जो आयंस हैं वो एक्सेलरेट होंगे उस परफोरेटेड प्लेट्स की तरफ। दस आयंस आर स्ट्रांगली एक्सेलरेटेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। जाहिर है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो पॉजिटिव आयंस जो हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ एक्सेलरेट हो जाएंगे। सेकेंड इसमें स्टेप था हमारे पास डिफ्लेक्शन ऑफ आयंस। पहले एक्सेलरेशन हुई नेगेटिव प्लेट की तरफ उन पॉजिटिव आयंस की, अब फिर उनकी आगे है डिफ्लेक्शन। आयंस आर पास थ्रू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, अब ये अगर हम एनालाइजर की ही बात करें तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी, जिसको हम सिंबल एच से शो करते हैं। अब क्या है जी, आयंस आर पास थ्रू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में से ये आयंस गुजरे जिसकी स्ट्रेंथ थी एच, दैट डिफ्लेक्ट द आयन ऑन द बेसिस ऑफ। अब जब उस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरे तो उसने उनकी डिफ्लेक्शन कर दी, किस बेसिस पे? उनके मास टू चार्ज वैल्यू पे। आयंस फॉलो सर्कुलर पाथ, जब उनकी डिफ्लेक्शन हुई तो उन्होंने एक सर्कुलर पाथ जो है वो फॉलो किया। मैथमेटिकल रिलेशन अगर देखा जाए इनका तो है जी m ओवर ई इक्वल टू एच स्क्र आर स्क्र ओवर 2e। m हमारे पास है उन आयंस का या उन आइसोटोप्स की, अगर हम बात करें तो उनका मैस, e है हमारे पास उन पर मौजूद चार्ज, h हमारे पास है जी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, r हमारे पास है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और कैपिटल E हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि परफोरेटेड प्लेट्स पर अप्लाई की गई थी, जिसका हमने कहा था रेंज है 500 से 2000 वोल्ट्स। अब ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन जो इनकी डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है। फिर आगे बात करें तो आयंस विद द सेम मास टू चार्ज वैल्यू आर सेपरेटेड इनटू बीम्स ऑफ आयंस। अब वो आयंस जिनकी मास टू चार्ज वैल्यू सेम होगी, सेम वैल्यू जिनकी होगी, वो अब आयंस जो इकट्ठे होंगे वो एक बीम की फॉर्म में हमारे पास सामने आएंगे इन द फॉर्म ऑफ बीम्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ से डिफ्लेक्ट होंगे। अब वो जो बीम्स हैं सेपरेटेड बीम्स ऑफ आयंस आर पास थ्रू द स्लिट वन बाय वन, एक स्लिट में से उन्हें एक एक करके गुजारा जाएगा। ईच बीम कंटेनिंग आयंस ऑफ स्पेसिफिक मास टू चार्ज वैल्यू फॉल ऑन द इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर का वो पार्ट जहाँ पे वो बीम ऑफ आयंस अपनी मास टू चार्ज वैल्यू के अकॉर्डिंग फॉल करेंगी, वो हमारे पास कहलाएगा जी आयन कलेक्टर, यानी जहाँ पे बीम ऑफ आयंस कलेक्ट हुई हैं, या फिर इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमीटर का। ईच आयन डिवेल्प्स इलेक्ट्रिक करंट, हर आयन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिवेल्प होगा। whose strength gives the relative abundance of isotope, जिससे हम आइसोटोप की relative abundance जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी उसकी इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ से हमें पता चलेगा कि एक आइसोटोप कितना अबंडेंट है। फिर आगे इसका लास्ट पार्ट आ जाता है डिटेक्टर, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर। तकरीबन इनका जो है वो फंक्शन एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करता है, क्योंकि आयंस जो हैं स्ट्राइक दी डिटेक्टर टू जनरेट करंट। आयंस डिटेक्टर के ऊपर आके स्ट्राइक करेंगे और उनसे करंट जो है वो जनरेट होगा। करंट फिर एम्पलीफाई किया जाएगा और लेड टू द कंप्यूटराइज रिकॉर्डर, जो कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट है वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी रिकॉर्डिंग के लिए यानी वो उस सैंपल के लिए तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन हम इससे उसकी वैल्यूज़ या हम एटॉमिक मैसेज जो कहें वो कैसे डिटरमिन करेंगे, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कंपैरिजन विद कार्बन 12। कार्बन 12 के साथ इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। वो किस तरह करेंगे? सेम एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म्ड विद कार्बन 12 आइसोटोप्स एंड करंट स्ट्रेंथ मेजर्ड। कार्बन 12 के आइसोटोप के साथ भी सेम यही एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कि उससे भी वेपराइजेशन उसकी होगी, फिर आयंस बनेंगे। आयंस फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हुए अपना करंट जनरेट करते हुए इन द फॉर्म ऑफ बीम्स जो हैं वो आयन कलेक्टर के ऊपर आकर फॉल करेंगे। वहाँ से आयन कलेक्टर से डिटेक्टर, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर के पास जा
अपना रिजल्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ दैट रिकॉर्डेड मटेरियल वो रिकॉर्ड हो जाएगा। द कंपैरिजन गिव्स द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप, और फिर जब इस कार्बन 12 के साथ जो हमारे पास सैंपल के आइसोटोप्स हैं उनका कंपैरिजन किया जाएगा तो उनके एग्जैक्ट मैसेज जो हैं वो हमारे पास सामने आ जाएंगे। अब वो किस तरह आएंगे, ये हमारे पास जो रिजल्ट रिकॉर्ड होगा वो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ होगा। कुछ इस तरह का ये हमारे पास ग्राफ होगा। इसे हम मैस स्पेक्ट्रम या मैस स्पेक्ट्रोग्राफ का नाम देते हैं। द रिजल्ट इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ मैस स्पेक्ट्रम कंटेनिंग पीक्स, जिसमें ये पीक्स की फॉर्म में हमारे पास जो है वो रिजल्ट आएगा। ये आपके पास नियोन के लिए है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू नियोन के आइसोटोप्स आपके पास आए हैं। 3 इसमें आइसोटोप हैं, नियोन 20, नियोन 21 एंड नियोन 22। इन सब में तीनों की पीक्स हमारे पास आई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट पीक है 90.92% नियोन 20 की। फिर नियोन 21 और 22 अबंडेंट हैं, लेकिन इसके मुकाबले में लेस अबंडेंट हैं। तो ये 3 आइसोटोप्स हमारे पास सामने आए नियोन के। अब उन्होंने कहा है एज द रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस अलोंग वाई एक्सिस, यानी ऑर्डिनेट वाई एक्सिस के लॉन्ग नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो प्लॉट किए जाएंगे, और मैस टू चार्ज वैल्यूज आयंस की वो किधर अलोंग द एक्स एक्सिस एब्सकिसा के ऊपर जो है वो हमारे पास प्लॉट होगी। ये हमारे पास इस मैस स्पेक्ट्रम की डायमेंशन जैसे हम कहें वो बता दी गई हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास क्या चीज़ होगी और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा। फिर ये मैस स्पेक्ट्रम जो इन द फॉर्म ऑफ पीक्स हमारे पास आया है, इससे हम रिज़ल्ट अपना रिकॉर्ड कैसे लेंगे, वो है जी मैस स्पेक्ट्रम गिव्स द इंफॉर्मेशन लाइक, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब ये किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलती है, क्योंकि कंप्यूटर ने तो हमें ये ऐसे पीक्स अलग अलग दे देनी है हर एक आइसोटॉप के लिए। तो इससे हम अपना रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ पीक्स गिव्स द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट। जितनी ज़्यादा पीक्स होंगी उतने ही आइसोटॉप इसके किसी एलिमेंट के हमारे पास मौजूद होंगे। यानी अगर किसी में 3 पीक्स आई हैं किसी ग्राफ में, तो वो उसके आइसोटॉप्स भी हमारे पास 3 हैं। अगर किसी में 5 आई हैं तो उसमें उसके आइसोटॉप्स भी 5 हैं। तो जितनी पीक्स होंगी उतने ही उसके एलिमेंट के आइसोटॉप्स होंगे। फिर हाइट ऑफ पीक गिव्स द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप। जितनी ज़्यादा हाइट होगी ग्राफ में हमारे पास शो की गई किसी पीक की, वो उतना ही बताएगा कि ये ज़्यादा अबंडेंट है। जैसे हमने पीछे नियोन वाले में देखा कि वो 90.92 वाला जो था वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट था, तो वो उसकी हाईएस्ट पीक थी। फिर उससे कम और उससे कम इस तरह सेपरेट सेपरेट सबकी पीक्स आई थी। तो उनकी हाइट पर डिपेंड करता है कि वो आइसोटोप कितना अबंडेंट है हमारे पास नेचर में। इसी तरह फिर अगर पोजीशन की बात करें तो जिस जगह पे वो एक्स एक्सिस के ऊपर पीक मौजूद है, इस जगह पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर है, तो जिस भी जगह पर है वो उसका शो करेगी एटॉमिक मास। यानी जितनी पीक्स उतने आइसोटोप्स, जितनी हाइट उतनी अबंडेंस, और जिस जगह पे मौजूद होगी जिस पोजीशन पे होगी वो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। तो इस मास स्पेक्ट्रम से, जो कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री की टेक्निक के थ्रू मास स्पेक्ट्रोमीटर का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए हमारे पास जो ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रम आया है, पीक्स की फॉर्म में आया है, वो हमें क्या बताता है, आइसोटोप्स कितने हैं किसी एलिमेंट के, उनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, और उनके एटॉमिक मैसेज कितने हैं। 3 चीज़ें आइसोटोप के बारे में हमें ये सारी पता चलेंगी इसी मास स्पेक्ट्रम के थ्रू। अब सिर्फ यही नहीं टेक्निक हमारे पास रह गई बाकी केमिस्ट्री की फील्ड में कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री ही होगी तभी हम किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स को उनके मैसेज के थ्रू जो है वो डिटरमिन कर सकेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सी और भी टेक्निक हैं। जैसे उनमें फर्स्ट है जी गैसियस डिफ्यूजन, सेकंड थर्मल डिफ्यूजन, थर्ड डिस्टिलेशन, फोर्थ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, फिफ्थ हमारे पास है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, और लास्ट वन है लेज़र सेपरेशन।
ऐसा नहीं कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री हमारे पास लास्ट है, लेकिन क्योंकि हमारी बुक में डिटेल उन्होंने हमें मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की करवाई है, तो इन टेक्निक्स के हम सिर्फ नेम्स ही अपने माइंड में रखेंगे, बाकी डिटेल हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू ही आइसोटॉप्स की सेपरेशन की देखेंगे। अब इस पूरे टॉपिक की हम जो है वो ब्रीफ समरी देख लेते हैं, जो हमने पूरा अभी तक डिस्कस किया है अपने मैस स्पेक्ट्रोमीटर को, उसकी ब्रीफ समरी देखते हैं। फर्स्ट क्या है जी, सब्सटेंसेस फर्स्ट वोल्टिलाइज्ड, पहले वोल्टिलाइज्ड एंड देन आयनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म गैसियस पॉजिटिव आयंस। पहले वोल्टिलाइजेशन यानी वेपराइजेशन हुई हमारे पास सब्सटेंस की, फिर आयनाइज किया गया विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकि उसके पॉजिटिव आयंस, गैसियस पॉजिटिव आयंस जो हैं वो बनाए जा सकें। आयंस आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो, पे वो सेपरेट हुए, रिजल्ट रिकॉर्ड हुआ इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। अब जो रिजल्ट था वो एक ग्राफ था, इज अ ग्राफ इन विच मास टू चार्ज वैल्यू इज प्लॉटेड along x-axis and relative abundance of ions along y-axis. This is called mass spectrum. इसे हमने mass spectrum का नाम दिया। अब mass spectrum tells about the number, mass and relative abundance of isotopes. अब ये हमारे पास उस पूरा जो हमने अभी तक का ये mass spectrometer का टॉपिक देखा उसकी ब्रीफ समरी थी। आगे चलते हैं, हमारे पास एक टर्म है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या फिर हम इसे नाम देते हैं एवरेज एटॉमिक मास का। अब एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। एक है जी नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स कितने हैं, एंड देयर नेचुरल अबंडेंस, और नेचर में ये कितने अबंडेंट हैं। इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है उन एलिमेंट का एटॉमिक मास। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैव टू और मोर आइसोटोप, दो या दो से ज़्यादा हमारे पास आइसोटोप किसी एलिमेंट के एग्जिस्ट करते हैं। सो द एटॉमिक वेट, या हम उसको रिलेटिव एटॉमिक मास उसका कहें किसी एलिमेंट का, तो वो कैसे डिफाइन होगा, वेटेड एवरेज ऑफ द masses ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स के मैसेज का एवरेज वेट हमारे पास उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा, या हम इसको एवरेज एटॉमिक मास भी कहते हैं, क्योंकि वो एक एलिमेंट का उसके सारे आइसोटोप्स को कंसीडर करते हुए देखा गया है। तो इसको फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास या हम एवरेज एटॉमिक मास का नाम देते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास ये हमारे पास डिटरमिन कैसे होगा, सम है किस चीज़ का, प्रोडक्ट ऑफ मैसेज एंड नेचुरल अबंडेंस, यानी किसी एलिमेंट की नेचुरल अबंडेंस और इन उसका मैस, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आइसोटोप का प्लस दूसरे आइसोटोप का, इसी तरह जितने आइसोटोप होंगे उन सब का वो हम प्लस कर लेंगे, सम ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास है। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि किस तरह ये हमारे पास आता है। जैसे हमारे पास क्लोरीन है, उसके दो आइसोटोप्स हैं, एक है जी 17Cl35 एंड 17Cl37, यानी एक में उसका मास है 35 और दूसरे आइसोटोप में उसका मास है 37, जबकि इनका एटॉमिक नंबर 17 सेम है। हैविंग नेचुरल अबंडेंस 75.53, वो आइसोटोप जिसका मास हमारे पास 35 है उसकी नेचुरल अबंडेंस है 75.53, और दूसरा आइसोटोप जिसका मास हमारे पास है 37, उसकी नेचुरल अबंडेंस है 24.47। अब एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का हम कैसे डिटरमिन करेंगे, फर्स्ट वाले का मास मल्टीप्लाई उसकी नेचुरल अबंडेंस, सेकेंड आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई उसकी नेचुरल अबंडेंस, यानी 35 मल्टीप्लाई बाय 75.53 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 24.47 डिवाइडेड बाय 100। तो इनको सॉल्व करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो है जी 35.5, जो कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास हम कहें या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है, जो हम इसके एज अ एलिमेंट अगर लें तो उसमें हम एक्सपेरिमेंट्स में इसकी वैल्यू ये वाली लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास वाली, जो कि है 35.5 AMU। AMU इसका यूनिट है। यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ।
जब आप सारा अपना लेक्चर प्रिपेयर कर चुके होंगे तो आपके पास सेल्फ इवैल्यूएशन के आज कुछ क्वेश्चंस हैं। ये 2 स्लाइड्स में आपके पास हैं। फर्स्ट पे 5 क्वेश्चंस हैं, सेकंड में आपके पास 6 हैं। टोटल 11 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। इन क्वेश्चंस को आप लाजमी सॉल्व किया करें ताकि आपको अपने बारे में आइडिया हो सके कि आपने अपना लेक्चर किस हद तक प्रिपेयर कर लिया है। और अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको एज सून एज अर्लियर रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।